Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain. Our today's topic is control on credit creation. Before this, I have presented two videos of money and banking chapter. First one was credit creation process. In this, we studied how commercial banks distribute loans on the basis of their primary deposits. Then we study about functions of central bank, in which many functions of central bank we studied. First one was bank of issuing notes, banker to a government, bankers bank, lender of last resort, custodian of foreign exchange reserves, clearinghouse function. Last one, control on credit creation, that was introduced only. In today's video, we will discuss about this only. So let's start the topic. Credit creation process is the backbone of modern economies because entire growth and development process is related with credit creation process. Entrepreneurs who wants to start their business, they want capital for the investment, and that is provided by commercial banks. That is entirely based on credit creation process. लेकिन इसके भी अपने कुछ लिमिट्स हैं. अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, इफ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बिकम्स अनकंट्रोल्ड, then it can damage the economy, it can harm the economy. If commercial banks बहुत ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दे, if they are distributing loans in excess amount, then because of this money supply and economy will increase, and because of that inflationary conditions create हो सकती हैं. But if they are distributing loans in short, कम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, then it will reduce the supply of money in economy, and because of that recessionary or deflationary conditions can be generated. तो ज़रूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल रखा जाए. आरबीआई और सेंट्रल बैंक के काम करते हैं, एंड इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग. नाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ये जो हमारा एक्ट है, ये आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो सरकार के दबाव में आए बिना मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर कर सकती है. ऑल्दो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी फ्रेम करती है जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. मॉनेटरी पॉलिसी अकेले अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्षम नहीं होती है जब तक कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिस्कल पॉलिसी के साथ उसका कोलैबोरेशन ना हो. नाउ व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई एंड वेरियस इंटरेस्ट रेट्स through RBI wants to achieve economic stability, growth of economy, etc. This policy is monetary policy. यानी जब सरकार मनी की सप्लाई में चेंज करने, इंटरेस्ट रेट्स में चेंज करने जैसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने की कोशिश करेगी, तो वो पॉलिसी कहलाएगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं. सो हेयर यू कैन सी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो मनी की टोटल वॉल्यूम को चेंज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स मनी की टोटल वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं बट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई को चेंज करते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे आते हैं बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो. और जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं उनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इज गिवन इन आवर सिलेबस ओनली, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन,
they are not given in 12th CBSE economic syllabus, so we will not discuss these three in this video. We will discuss only up to margin requirement. So first, quantitative tools. क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? अभी जैसे हमने बताया था, ऑल दोज टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच विल अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. यानी जैसे सपोज करो इकोनॉमी में 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, टोटल मनी की सप्लाई 15 लाख करोड़ रुपए है, तो क्वांटिटेटिव टूल क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे? इट विल डिपेंड ऑन कंडीशंस. जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस होती हैं, देन इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. तो उस कंडीशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई जो होती है उसे घटाने की कोशिश की जाती है. एंड ड्यूरिंग रिसेशन आरबीआई के लिए आवश्यक होता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करे, तो उस समय मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. अब हम एक एक करके क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. नंबर 1 इज गिवन बैंक रेट. बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स. आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर लोन देता है, उधार देता है, वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है हमारी बैंक रेट. इन इंडिया दिस डेफिनेशन इज यूज टू एक्सप्लेन बैंक रेट. अब बैंक रेट का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है? हाउ बैंक रेट इज़ यूटिलाइज्ड. सो अगर सपोज करें इकोनॉमी में रिसेशनरी कंडीशंस है, इकोनॉमी में मंदी आई हुई है, डिफ्लेशन की कंडीशन बनी हुई है, देन इन दैट कंडीशन बैंक रेट इज रिड्यूस्ड. बैंक रेट को उस समय घटा दिया जाता है. फिर इसका इफेक्ट क्या होता है? बैंक रेट को घटाने के कारण बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर बैंक्स रिड्यूस हो जाती है, जिससे कॉमर्शियल बैंक्स भी पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं. जब कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा तो इसका रिजल्ट होगा कि पब्लिक के लिए भी वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे. इंटरेस्ट रेट कम करने का रिजल्ट होगा कि लोन्स के लिए डिमांड बढ़ जाएंगी, लोग ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे, जिसका इफेक्ट होगा कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी और इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और रिसेशनरी कंडीशंस कंट्रोल हो जाएंगी. अब सपोज कीजिए अगर इन्फ्लेशन होता, तो इन्फ्लेशन होने की कंडीशन में जस्ट अपोजिट पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है जो रिसेशन में की गई है, यानी बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा. बैंक रेट बढ़ाने का रिजल्ट क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर कॉमर्शियल बैंक्स बढ़ जाएंगी, यानी अब आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, जिससे लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी पब्लिक के द्वारा, और उसका रिजल्ट होगा कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी एंड इन्फ्लेशनरी कंडीशंस कंट्रोल हो जाएंगी. So in this manner bank rate is utilized. Next quantitative tool of monetary policy is CRR and SLR. The sum of CRR and SLR is called LRR, legal reserve ratio. CRR refers to minimum percentage of bank's total deposit that commercial bank has to keep with RBI in the form of cash. यानी बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, वेदर इट इज़ सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, उनका वो पार्ट जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज CRR. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR, it refers to the percentage of bank's total deposit that commercial bank has to keep with itself in the form of liquid assets. liquid assets कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और एनी अदर asset which can be converted
into cash in very short notice and without losing its value, यानी वैल्यू में भी कमी नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट नोटिस में उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, तो वो एसेट कहलाता है लिक्विड एसेट। तो बैंक की डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो बैंक को अपने ही पास रखना होता है, लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना होता है, वो कहलाता है CRR। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं अभी कि ये कैसे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया हमने कि CRR और SLR दोनों का टोटल जो होता है उसे हम बोलते हैं LRR। मान लेते हैं CRR जैसे है 4% और SLR है मान लेते हैं 20%, तो दोनों का टोटल हो जाता है हमारे पास 24%। मान लेते हैं बैंक की जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो हैं हमारी 100 करोड़ रुपीज़, यानी अब बैंक को 100 करोड़ में से 24 करोड़ रुपीज़ लोन देने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये अपने पास और RBI के पास उसे रखने पड़ेंगे। रिमेनिंग 76 करोड़ रुपीज़ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन के समय क्या किया जाता है, इनको बढ़ा दिया जाता है। सपोज करते हैं जैसे CRR को बढ़ाकर कर दिया गया है अब 6%, CRR बढ़ाकर कर दिया 6% और SLR बढ़ाकर कर दिया गया हमारा 22%, तो इसका मतलब हो जाता है LRR बढ़कर हो जाता है हमारा 28%। यानी अब 100 करोड़ रुपीज़ जो डिपॉजिट्स हैं उनमें से 28 करोड़ रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स की फॉर्म में रखने पड़ेंगे। किसके पास, RBI के पास, या फिर बैंक अपने पास रखेगा इन्हें। रिमेनिंग अमाउंट 72 करोड़ रुपीज़ दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन। यानी जब CRR बढ़ा दिया गया, SLR बढ़ा दिया गया, तो इसका रिजल्ट हुआ कि लोन देने का प्रोसेस कम हो गया। अब रिसेशन होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट किया जाएगा, CRR और SLR घटा दिए जाएंगे, जिससे कि बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नाउ इसे हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। CRR अगर घटाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, CRR के घटाए जाने के कारण बैंकों को कम रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अपने पास। CRR SLR घटाने पर कम रिजर्व रखने पड़ेंगे। देन इससे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद बैंक बढ़ जाएगी। कम रिजर्व रखने के कारण अब ज़्यादा फंड्स हैं उनके पास, जिसका रिजल्ट होगा कि बैंक ज़्यादा लोन देने की कैपेसिटी रखेंगे और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। इससे रिसेशन की कंडीशन कंट्रोल हो सकती है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो उस कंडीशन में CRR SLR को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा कि बैंकों को अब ज़्यादा रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अपने पास, जिससे बैंकों के पास फंड्स की कमी होगी, लोन देने की कैपेसिटी उनकी घट जाएगी, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस होगी और इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि RBI द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में खरीदना या बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नाउ हाउ इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी। सेम रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों की कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं जब RBI परचेज कर रही है सिक्योरिटीज़ को। व्हेन RBI इज परचेजिंग सिक्योरिटीज़, RBI ने परचेज किया, हमें RBI का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, सिर्फ RBI क्या कर रही है। व्हेन RBI इज परचेजिंग सिक्योरिटीज़, यानी RBI ने सिक्योरिटीज़ परचेज करी कॉमर्शियल बैंक से, पब्लिक से, तो इसका रिजल्ट हुआ RBI को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंकों के पास फंड्स आएंगे, बैंकों के पास फंड्स आने की वजह से उनके रिजर्व्स बढ़ेंगे, जिसका रिजल्ट होगा कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैंक अब ज़्यादा लोन दे सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी जिससे बढ़ेगी और रिसेशनरी कंडीशंस कंट्रोल हो जाएंगी।
अब अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर रही है तो क्या होगा, या किन कंडीशंस में आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगी? सेल करने का रिजल्ट होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, अब सिक्योरिटीज़ को परचेस करेंगे, जिससे कि उनके रिजर्व्स घट जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, अब कम लोन दे सकते हैं वो, जिससे मनी की सप्लाई घटेगी और इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस कंट्रोल होंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है तो उस कंडीशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, और जब रिसेशनरी कंडीशंस होती हैं, डिफ्लेशन होता है, तो उस समय आरबीआई सिक्योरिटीज़ परचेस करने लग जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। इसी जो डेफिनेशन है वो है हमारी, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट रन। आरबीआई शॉर्ट रन के लिए पैसा उधार देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है हमारी रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, यानी रेपो रेट। ये कुछ कुछ बैंक रेट जैसा ही है, बट बैंक रेट से थोड़ा डिफरेंट है। बैंक रेट में जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग रन के लिए दिया जाता है, बट इसमें शॉर्ट रन के लिए प्रोवाइड कर पाता है। यहाँ बैंक्स के पास ऑप्शन होता है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास, कि उन्होंने जो सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास मॉर्गेज की हैं, आरबीआई को बेची हैं, उनको वो दोबारा भी खरीद सकता है, इसलिए इसका नाम है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। अब ये किस तरह से अफेक्ट करता है? रेपो रेट को अगर घटा दिया जाए, रेपो रेट कम कर दिया जाए, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? जैसा बैंक रेट का प्रोसेस होता था, सिमिलरली इसका प्रोसेस होगा। रेपो रेट घटा देने की वजह से बैंकों की कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी, यानी अब कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन मिलेगा आरबीआई से, अब वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जिसका रिजल्ट होगा कि इंटरेस्ट रेट फॉर पब्लिक घट जाएगी, यानी अब वो जब उन्हें आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है तो पब्लिक के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं, जिससे कि लोन्स के लिए डिमांड बढ़ेगी और इससे सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और रिसेशनरी कंडीशंस कंट्रोल हो जाएंगी। अब सपोज कीजिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रेपो रेट बढ़ाए जाने से अब कॉमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं वो लोन्स महंगे हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, जिससे लोन महंगे होने की वजह से लोग अब लोन की कम डिमांड करेंगे, इससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटेगी, लोग कम डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस होती हैं तो रेपो रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। कब? जब इन्फ्लेशन होता है। और जब रिसेशनरी कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन में रेपो रेट को घटा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो, रिवर्स माना उल्टा, रेपो का उल्टा। इट मीन्स यहाँ पर जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स होते हैं, ऐसे फंड्स जिनका कॉमर्शियल बैंक के लिए कोई यूज़ नहीं आ रहा होता है, तो वो अपने फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई। दोबारा सुन ले एक बार। रेपो में क्या होता था? कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते थे आरबीआई से, तो कॉमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। बट यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स अपने एक्सेस फंड्स को क्या कर रहे हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे आरबीआई उन्हें क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। सो दैट इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक्स इज नोन एज रिवर्स रेपो। नाउ हाउ इट अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस? सपोज करते हैं रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस कर दी जाती है, घटा दी जाती है, तो इसका इफेक्ट होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगी, यानी अब कॉमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कराना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, जिससे कि फंड्स विद आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक्स ने जमा कराया था वो घट जाएंगे। अब आरबीआई के पास जमा कराने के बजाय
कॉमर्शियल बैंक्स उन फंड्स को लोन देने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा लोन दे सकेंगे, इससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी और रिसेशनरी कंडीशंस कंट्रोल होंगी। दूसरी तरफ जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो इसका रिजल्ट होता है कि अब आरबीआई के पास फंड्स जमा कराना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है, जिससे आरबीआई के पास फंड्स बढ़ जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स पहले से घट जाएंगे, जिससे उनकी लोन देने की कैपेसिटी कम होगी, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस कंट्रोल हो जाएंगी। दोबारा देख लीजिए एक बार, जब रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है तो इसका रिजल्ट होता है कि इंटरेस्ट रेट्स फॉर बैंक्स कम हो जाएंगी, अनअट्रैक्टिव होगा आरबीआई के पास फंड जमा कराना, इससे वो ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल कराएंगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, रिसेशन कंट्रोल होगा। यानी रिसेशन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। एंड व्हेन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आर देयर इन इकोनॉमी, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है, इससे आरबीआई के पास पैसा सबमिट करना, डिपॉजिट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, फंड्स की अवेलेबिलिटी आरबीआई के पास बढ़ जाएगी, कॉमर्शियल बैंक्स के पास फंड की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा इससे। नाउ क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने देखा था जो मनी की सप्लाई को, मनी की वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, बट क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? ऑल दोज टूल्स विच डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, बट दे कैन अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई। इट मीन्स जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं दे विल नॉट अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। जैसे इकोनॉमी में अगर 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेट हो रही है तो उस 15 लाख करोड़ की वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, बट उसके फ्लो का जो डायरेक्शन है दैट विल बी चेंज्ड। थ्रू दीज टूल्स आरबीआई कैन चेंज द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम हाई अवेलेबिलिटी टू लो अवेलेबिलिटी सेक्टर्स। यानी जहां पर हाई अवेलेबिलिटी है वहां से घटाकर जहां लो अवेलेबिलिटी है वहां पर इसे बढ़ा दिया जाएगा। यहां पर हमारे सिलेबस में सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, तो हम सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ असेट एंड द अमाउंट ऑफ लोन। इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करते हैं जैसे मैं 50 लाख रुपीस की एक असेट के माध्यम से मैं लोन लेना चाहता हूं, एंड ऑन दैट असेट बैंक प्रोवाइड मी 40 लाख रुपीस लोन। इट मीन्स हियर 10 लाख रुपीस is margin kept by bank. So in this situation 20% is margin requirement. So the difference of value of asset and amount of loan is known as margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली उन वस्तुओं के लिए, उन गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है विच आर सेंसिटिव टू इन्फ्लेशन। इट मीन्स कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे गुड्स होती हैं जो इन्फ्लेशन को प्रभावित करती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो ऐसी गुड्स इन्फ्लेशन को ज़्यादा हाइपर ना कर पाएँ, इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज़ किया जाता है। और इस तरह की गुड्स के लिए लोन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट अब किस तरह से इफेक्ट करता है ये हम देखते हैं यहाँ पर। इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज्ड, लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देने से जो लोन की अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, जिससे लोन के लिए डिमांड बढ़ेगी, जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, इकोनॉमी में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा,
ज़्यादा डिमांड करेंगे, इससे रिसेशनरी कंडीशंस कंट्रोल होंगी। इफ़ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड देन असेट्स के बिहाफ पर जो लोन दिया जा रहा है वो कम हो जाएगा, जिससे लोन के लिए डिमांड कम होगी, जिस मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, लोगों के पास कम पैसा जाएगा, कम डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस कंट्रोल हो जाएंगी। एक बार दोबारा देखते हैं इसे। तो रिसेशनरी कंडीशंस की स्थिति में मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दिया जाता है और इन्फ्लेशन की कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है, जितने भी अभी हमने टूल्स पढ़े हैं उन सब का इन्फ्लेशन और रिसेशन के समय किस तरह का उपयोग किया जाएगा ये दिया हुआ है। सो बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब का इन्फ्लेशन और रिसेशन में कैसे यूज़ किया जाएगा ये बताया हुआ है अभी। अगर इन्फ्लेशन होता है तो आवश्यकता होती है कि मनी की सप्लाई को रिड्यूस किया जाए, और रिसेशन होता है उस समय आवश्यकता होती है मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो बैंक रेट का उपयोग कैसे करेंगे? ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, रिसेशन के समय बैंक रेट को घटा दिया जाएगा। CRR, इन्फ्लेशन के समय CRR को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे बैंकों को ज़्यादा रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, लोन कम दे पाएंगे, मनी की सप्लाई घटेगी। दूसरी तरफ अगर रिसेशन हुआ तो CRR को घटा दिया जाएगा। SLR, जिस तरह CRR काम करता है बिल्कुल उसी तरह SLR भी काम करता है। इन्फ्लेशन के समय SLR बढ़ा दिया जाता है, रिसेशन के समय SLR घटाया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस समय इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सिक्योरिटी सेल की जाती है RBI के द्वारा। सेल करने से मनी का फ्लो RBI की तरफ हो जाता है, बैंकों को, पब्लिक को पैसा देना पड़ता है RBI को, जिससे कि उनके पास फंड्स कम हो जाते हैं, डिमांड कम करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और रिसेशन के समय RBI परचेस करती है सिक्योरिटीज़, जिससे RBI को पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करेगी, लोगों के पास, बैंकों के पास पैसा जाएगा, जिससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी। रेपो रेट बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह से बैंक रेट काम करता है। इन्फ्लेशन के समय बैंक रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, रिसेशन के समय बैंक रेपो रेट को घटा दिया जाता है। रिवर्स रेपो, इन्फ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि बैंक लोगों को लोन देने की बजाय RBI के पास पैसा डिपॉजिट करेंगे, मनी की सप्लाई कम होगी। और रिसेशन के समय रिवर्स रेपो को घटा दिया जाता है, जिससे कि RBI के पास पैसा डिपॉजिट करना अनअट्रैक्टिव बन जाता है और लोगों को लोन देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बैंक्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन्फ्लेशन के समय सेंसिटिव गुड्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उन पर्टिकुलर गुड्स को लोन कम प्रोवाइड किया जाता है। और रिसेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाता है, जिससे कि लोन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ सके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है RBI के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करी। थैंक यू।